नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पूर्वोत्तर की धरती से अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार, कहा कांग्रेस ने असम की संस्कृति और पहचान को खतरा पहुंचाने वाले घुसपैठियों को अपना वोट बैंक माना। हम असम ही नहीं पूरे भारत में सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करेंगे। जी राम जी से राज्यों को नुकसान के कांग्रेस के दावे की निकली हवा। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों को होगा 17,000 करोड़ रुपए का फायदा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कांग्रेस सिर्फ विरोध कर रही है, उसकी योजनाएं चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले अपने पुराने फैसले पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने किया स्वागत। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा सरकार इसके संरक्षण और बहाली के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा खरीद पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को दी मंजूरी। लंबी दूरी के रॉकेट, मिसाइल, रडार प्रणाली और अन्य सैन्य उपकरणों से लैस होंगे सैन्य बल। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। औद्योगिक उत्पादन वृद्धि नवंबर में 2 साल के उच्च स्तर 6.7% पर पहुंची। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से आई तेजी। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। असम की धरती से आज एक ऐसी राजनीतिक और सुरक्षा प्रतिज्ञा गूंजी जिसने राष्ट्रीय विमर्श को नई दिशा दी है। नौगांव के बटाद्रावा सांस्कृतिक परिसर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां विकास की राह में रोड़ा मानी जा रही कांग्रेस पर प्रहार किया, वहीं अवैध घुसपैठ के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का ऐलान भी किया। संस्कृति, सुरक्षा और सरोकार तीनों मोर्चों पर एक साथ उठे इन सशक्त राजनीतिक संकेतों ने असम ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर की धड़कनें तेज कर दी। असम दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागांव जिले के बटाद्रवा सांस्कृतिक स्थल से एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा संदेश दिया। उन्होंने हुंकार भरी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर्फ असम से नहीं पूरे देश से चुन चुन कर निकाला जाएगा। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस पार्टी ने देश में विकास और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, वो असम की प्रगति को रोक रही है। कांग्रेस पार्टी सालों तक इनको आगे बढ़ाते रही। बात तो असम की संस्कृति की, परंतु 1983 में आईएमडीटी एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठिए को यहां बसने का कानूनी रास्ता बनाया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है न केवल असम, पूरे देश से चुन चुन कर हम घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। गृह मंत्री ने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि बटाद्रवा थान को विश्व स्तरीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में विकसित करने वाली परियोजना का उद्घाटन किया। असम सरकार की एक खास पहल के तहत अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 162 बीघा जमीन पर लगभग 217 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बटाद्रवा सांस्कृतिक परियोजना विकसित की जा रही है। इस मौके पर अमित शाह ने न केवल असम की संस्कृति को सजोने के प्रयासों को उजागर किया, बल्कि भारत की अखंडता और सुरक्षा को लेकर कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी पेश किए। उन्होंने साफ कहा कि ये भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलाई की दूरदृष्टि और साहस की ही देन है कि असम और पूरा पूर्वोत्तर आज भारत का हिस्सा है, वरना पंडित नेहरू की असफलता का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता। अगर गोपीनाथ जी न होते तो हमारा ये असम, हमारे ये पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा न होता। गोपीनाथ जी थे जिन्होंने आसाम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया।
अमित शाह ने कहा कि असम में 1 लाख बीघा से अधिक जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया और इस अभियान को केंद्र पूरे देश तक फैलाएगा। ये अभियान सिर्फ भूमि बचाने तक सीमित नहीं है, ये असमिया संस्कृति, पहचान और सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने का हिस्सा है। लगभग 1.29 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों से हमने मुक्त कराई। ये कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने असम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। यानी असम की राज्य सरकार जहां पारंपरिक असमिया सौंदर्य और आधुनिक सुविधाओं के मेल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है, वहीं उसने केंद्र सरकार के साथ मिलकर देश की सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के खिलाफ नीतिगत कदम भी उठाए हैं। ये वही नीति है जिसे मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में मजबूत विकास और सुरक्षा गठजोड़ के माध्यम से आगे बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों को सिरे से खारिज किया है। मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे देश की टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं हैं, जिसका इस मामले में रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ भयावह और व्यवस्थित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि उंगली उठाने से पाकिस्तान की सच्चाई छिप नहीं सकती। बंगाल में आस्था अस्थायी है, तुष्टीकरण स्थायी। हिंदू कार्ड चला, मुस्लिम दबाव आया। ममता सरकार पलट गई, दुर्गा आंगन रुका नहीं। ममता की राजनीति पकड़ी गई, दुर्गा आंगन बना दोहरी राजनीति का पोस्टर बॉय। मुस्लिम वोट बैंक की नाराजगी के डर से लोकेशन बदल दी गई। विपक्ष का आरोप है ममता बनर्जी के लिए दुर्गा आस्था से ज्यादा अहम है तुष्टीकरण। दुर्गा आंगन अधूरा है, सरकार कटघरे में है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर आस्था बनाम अपीजमेंट की खुली लड़ाई सामने है। जिस दुर्गा आंगन के जरिए ममता बनर्जी हिंदुओं से दूरी मिटाने निकली थी, वही दुर्गा आंगन आज उनकी दोहरी राजनीति का पोस्टर बॉय बन चुका है। काम शुरू कराया, फोटो खिंचवाई और फिर यू टर्न मारकर सब रोक दिया गया। सवाल सीधा है, क्या दुर्गा आंगन सिर्फ कैमरे के लिए था और क्या असली फैसला कहीं और से लिया गया? 21 जुलाई ममता बनर्जी मंच से ऐलान करती हैं, यहीं बनेगा दुर्गा आंगन। अगस्त में कैबिनेट की मंजूरी मिलती है। रामकृष्ण मिशन ऑफिस के पास जमीन पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो जाता है, लेकिन अचानक ब्रेक लग जाता है। जहां शिलान्यास होना था, वहां मंच उखाड़ा जा रहा है। मशीनें हट चुकी हैं, मजदूर गायब हैं और सरकार मौन साधे बैठी है। यहाँ शिलान्यास होने वाला था, जो नहीं हो रहा है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? नो आइडिया। सबसे बड़ा सवाल, फैसला बदला क्यों गया? स्थानीय लोगों के मुताबिक साल 2000 में हिडको ने इस जमीन को अधिसूचित कर अधिग्रहित किया था, लेकिन उस वक्त इस जमीन के बड़े हिस्से पर बाबर अली और सोहर अली जैसे मुस्लिम परिवारों की मालिकाना हिस्सेदारी थी। स्थानीय निवासी सनत सरदार डीडी न्यूज को दिखाते हैं कौन सा हिस्सा पहले किसके कब्जे में था। सरकार যা করছে, কারণ সরকার তো আমাদের জমি সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে। সরকার যেটা খুশি, আমরা তো সম্পত্তি নিয়েছে, 10 বিঘা সম্পত্তি আমার নিয়ে নিয়েছে। আমার ব্যক্তিগত 10 বিঘা সম্পত্তি নিয়ে নিয়েছে, যেটা হচ্ছে যে আপনার ওই ফার্স্ট রাউন্ডে বলছি যে ওই বিশ্ব বাংলার যে কম্পাস রুম জুনো হয়েছে, ওখানে আমার সম্পত্তি ছিল। अब विपक्ष ने सीधे आरोप ठोक दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है मुस्लिम वोट बैंक नाराज न हो जाए, इस डर से सरकार ने लोकेशन बदल दी। उनका आरोप है कि ममता सरकार के लिए दुर्गा आस्था से ज्यादा अहम है अपीजमेंट। ওয়েস্টার্ন হোটেলের সামনে স্বাস্থ্য ভবনের জায়গায় করতে গেছিল, 4 কোটি টাকা খরচও করে ফেলেছে। মানে মুসলমানরা আপত্তি করেছে, যেটা আমাদের জায়গা দুর্গাঙ্গন করা যাবে না। এখন মুখ্যমন্ত্রী তো মুসলমানরা আপত্তি করলে তাকে পিছাতেই হবে। পিছিয়ে গেছেন, শিল্প করার জায়গায় গেছেন, নিউ টাউনে বাস স্ট্যান্ডের কাছে। তার কোনো টেন্ডার হয়নি, তার কোনো ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু নেই, কিন্তু কালকে তিনি পুরুলিয়া না বাঁকুড়া যাওয়ার সময় লাঠি ফাটিয়ে দিয়ে চলে যাবেন।
আর কেউ তো ফাটাবেন না, ফাটাতে জানেন না, দীঘাতে ফাটাতে পারেননি, ওখানে যাও একটা কিছু করে যাবেন। आरोपों से घिरी ममता बनर्जी एक बार फिर वही पुराना बचाव करती हैं। मैं धर्मनिरपेक्ष हूं, लेकिन सवाल यह है अगर धर्म बराबर है तो फिर दुर्गा आंगन का काम रोका क्यों गया, लोकेशन बदली क्यों गई और जवाब देने से सरकार क्यों बच रही है। যে ধর্মের ব্যাপারই হোক না কেন, সে হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, জৈন হোক, পারসিক হোক, হ্যাঁ আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি, আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। ममता बनर्जी ने माहौल बदलने के लिए हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आड़े आई, दुर्गा आंगन फाइलों में कैद कर दिया गया। आज हाल ये है कि दुर्गा आंगन अधूरा है, सरकार कटघरे में है और ममता बनर्जी फिर उसी सवाल से घिरी हैं। क्या बंगाल में फैसले आस्था से नहीं बल्कि वोट बैंक से तय होते हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि 21 जुलाई दुर्गा आंगन बनाने का जो घोषणा ममता बनर्जी ने की थी, वो असल में उनकी वोट बैंक की राजनीति थी। सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, टीडी न्यूज, कलकत्ता। रक्षा मंत्रालय ने देश की तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमता को और अधिक मजबूत करने के लिए 79,000 करोड़ रुपए की बड़ी सैन्य खरीद को मंजूरी दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद DAC द्वारा दी गई। इस फैसले से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की सामरिक और तकनीकी ताकत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सेना के लिए लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइलों की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही उन्नत रडार प्रणालियां और हल्के रडार सिस्टम भी शामिल हैं, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। तोपखाना रेजिमेंटों के लिए लॉइटर म्यूनिशन प्रणाली खरीदी जाएगी, जिसे आत्मघाती या विस्फोटक ड्रोन भी कहा जाता है। ये प्रणाली लक्ष्य मिलने तक हवा में मंडराकर सटीक हमला करने में सक्षम होती है। इसके अलावा पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेटों की खरीद से उसकी मारक क्षमता और सटीकता बढ़ेगी। एकीकृत ड्रोन पहचान एवं अवरोधन प्रणाली MK2 सेना की महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी। नौसेना के लिए HF सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक की खरीद और लंबी दूरी के मानव रहित विमान RPAS को पट्टे पर लेने की मंजूरी दी गई है। इन RPAS का उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और खुफिया अभियानों के लिए किया जाएगा। वहीं वायुसेना के लिए अस्त्र MK2 मिसाइल और स्पाइस 1000 किट की खरीद से लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता और हवाई युद्ध क्षमता को मजबूती मिलेगी। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि दर 2 साल के उच्च स्तर 6.7% पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन को मापने वाला औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP नवंबर 2024 में 5% बढ़ा था। इससे पहले औद्योगिक उत्पादन का उच्च स्तर नवंबर 2023 में 11.9% दर्ज किया गया था। त्योहारों से पहले देश में मांग और खपत को बढ़ावा देने के लिए कई उपभोक्ता वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर GST की दरों में 22 सितंबर 2025 से कटौती की गई थी। इससे GST दरों में कमी का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई। इसके साथ NSO ने अक्टूबर 2025 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि के आंकड़े को भी संशोधित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अध्ययन कर रहे दिवंगत छात्र एंजल चकमा के पिता से फोन पर बातचीत कर संवेदना जताई और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और ऐसी अमानवीय घटनाएं राज्य में किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से भी बातचीत हुई है। देश विदेश से उत्तराखंड आकर पढ़ने वाले छात्रों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौरतलब है कि BSF के कांस्टेबल के 24 वर्षीय पुत्र एंजल चकमा की 26 दिसंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 9 दिसंबर को हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुआ था।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता CR केसवन ने सोमवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उसने तमिलनाडु की DMK सरकार की विफल शासन मॉडल को उजागर कर खुद ही आत्मघाती गोल कर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टिप्पणियों ने DMK सरकार की नाकामी को सामने ला दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि क्या वो अपने सहयोगी दल DMK की इस विफलता से सहमत हैं या नहीं। केसवन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष MK स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन से भी कांग्रेस की आलोचना पर प्रतिक्रिया देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस DMK गठबंधन अंदर से बिखर रहा है और पिछले 4.5 वर्षों में DMK का शासन तमिलनाडु के इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि तमिलनाडु पर राज्य का कर्ज देश में सबसे अधिक हो गया है और कर्ज की स्थिति चिंताजनक है। ये टिप्पणी कांग्रेस के DMK का सहयोगी होने के बावजूद सामने आई है, जबकि दोनों दल 2026 के विधानसभा चुनाव साथ लड़ने की तैयारी में हैं। Congress party has done a shocking self-goal and an alarming hit wicket by exposing the disastrous failure model DMK government. Now Mr. Rahul Gandhi needs to answer whether he agrees with these remarks that his ally, the DMK, and the DMK government has completely failed and forsaken the people of Tamil Nadu. कर्नाटक की राजनीति में कोगिलू ध्वस्तीकरण मामले को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई है। केरल के CM पिनराई विजयन ने शुक्रवार को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि बेंगलुरु की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में तोड़फोड़ करने का मामला बहुत चौंकाने वाला और दर्दनाक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने विजयन को नसीहत देते हुए कहा कि वो कर्नाटक के अंदरूनी मामलों में दखल न दें तो अच्छा है। इधर भाजपा नेता R अशोक ने कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल पर मामले में सीधे दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक सम्मान, स्वायत्तता और ईमानदार शासन का हकदार है, हाईकमान के थिएट्रिक्स का नहीं। Senior leaders like Pinarayi should know the fact of what is the issue in Bangalore. Some people, they have encroached. It is a waste dump site which was for putting this waste. It is in a quarry pit. It is a very dangerous place. वहीं विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवाड़ी नारायण स्वामी ने विजयन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा कि केरल चुनाव नजदीक होने के कारण विजयन ऐसे बयान दे रहे हैं। पिनराई विजयन तो उधर चुनाव आ रहा है केरला में, उसके वास्ते उनको अपीजमेंट करने के लिए एक टीम भेजा था। उसी समय वो देखकर वेणुगोपाल, ये कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री जी से बात भी किया और आदेश भी दिया उनको अकोमोडेट करना। तुरंत मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर्स लोग पूरे यू टर्न लेके अभी उनको अकोमोडेट करने के लिए इतने मीटिंग भी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंच गए हैं। सोमवार की देर शाम कोलकाता के मुरलीधर लेन स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर पुष्प वर्षा की। अमित शाह की इस यात्रा को बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर अहम माना जा रहा है। 3 दिवसीय इस दौरे के दौरान अमित शाह पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और चुनावी रणनीतिकारों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप को अंतिम रूप देंगे। वो बुधवार को साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इसे भ्रामक करार दिया है। पीआईबी ने एक्स पर स्पष्ट किया है कि वीडियो में किया गया ये दावा गलत है कि 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 2025 के तहत नकद लेन देन और घर में एक निश्चित सीमा से अधिक नकद रखने पर नए कर और दंड लागू किए जाएंगे। पीआईबी के अनुसार सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा दावा पूरी तरह से भ्रामक है। आयकर अधिनियम 2025 में नकद लेन देन, घर में धन रखने या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के नए कर, दंड या अतिरिक्त रिपोर्टिंग दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पीआईबी ने बताया कि आयकर अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 को सरल बनाना, प्रावधानों में स्पष्टता लाना और निरंतरता सुनिश्चित करना है। ये नया अधिनियम किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव को लागू नहीं करता है। ब्यूरो ने करदाताओं और अन्य हितधारकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर भरोसा न करें और सही व प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक आयकर पोर्टल पर उपलब्ध FAQ और अनुभाग बार मैपिंग टूल का ही उपयोग करें। पीआईबी ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचने के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 27 दिसंबर को हबीगंज जिले के अचमीरीगंज उपजिला के बदलपुर गांव में एक हिंदू युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 18 वर्षीय कामदेव दास के रूप में हुई है, जो गुरुवार से लापता था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू नहीं किया। गांव में करीब 15% हिंदू आबादी रहती है और घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। इससे पहले मयमन सिंह के भालुका उपजिला में 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की कथित तौर पर भीड़ द्वारा हत्या और आग लगाने की घटना सामने आई थी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा कर बताया कि 27 दिसंबर के ही दिन फिरोजपुर जिले के डुमुरिया गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने पलाश कांति साहा को उनके घर के अंदर बंद कर दिया और फिर मकान को आग के हवाले कर दिया। इससे ठीक एक दिन पहले फिरोजपुर सदर जिले के पश्चिम डुमुरी ताला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों के 5 घर जला दिए गए थे। इसी बीच चट्टग्राम में हिंदुओं और बौद्धों को जान से मारने की धमकी वाले पोस्टर सामने आने की खबरों ने हालात को और भयावह बना दिया है। मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन घटनाओं पर ध्यान देने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने बांग्लादेश पुलिस के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि इनकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी के हत्यारे भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं। मेघालय में BSF के महानिरीक्षक OP उपाध्याय ने इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। दरअसल ढाका महानगर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया था कि हादी हत्याकांड के 2 मुख्य संदिग्ध स्थानीय सहयोगियों की मदद से हलुआ घाट सीमा के रास्ते मेघालय में प्रवेश कर गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उपाध्याय ने कहा कि हलुआ घाट सेक्टर से किसी के सीमा पार करने का कोई सबूत नहीं है और न ही BSF को ऐसी किसी घटना की सूचना या रिपोर्ट मिली है। मेघालय पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी स्पष्ट किया कि गारो पर्वतीय क्षेत्र में संदिग्धों की मौजूदगी को लेकर कोई खुफिया जानकारी या प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस इकाइयों को भी किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना नहीं मिली है। BSF ने कहा कि पड़ोसी देश में अस्थिर हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और किसी भी अवैध घुसपैठ के प्रयास को तुरंत नाकाम किया जाएगा। गौरतलब है कि 32 वर्षीय हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मार दी गई थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में बोगरा 7 सीट से चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल अस्पताल में इलाजरत खालिदा जिया की ओर से पार्टी ने उनका नामांकन पत्र दाखिल किया है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार सोमवार दोपहर करीब 3 बजे पार्टी प्रमुख के सलाहकार हिलालुज्जमा तालुकदार लालू ने डिप्टी कमिश्नर व रिटर्निंग ऑफिसर तौफिकुर रहमान के कार्यालय में नॉमिनेशन जमा किया। नामांकन के दौरान शाहजहांपुर उपजिला BNP अध्यक्ष इनामुल हक शाहीन
और गबटोली उपजिला महासचिव इनामुल हक नतून समेत कई पार्टी नेता मौजूद रहे। बीएनपी नेताओं ने बताया कि बोगरा 7 सीट का पार्टी के लिए ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ये पार्टी संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान का गृह क्षेत्र रहा है। खालिदा जिया इससे पहले 1991, 1996 और 2001 के चुनाव में इसी सीट से जीत चुकी हैं। पार्टी ने खालिदा जिया की खराब सेहत को देखते हुए उसी निर्वाचन क्षेत्र से एक वैकल्पिक उम्मीदवार का भी इंतजाम किया है। बीएनपी उपाध्यक्ष अब्दुल अवल मिंटू ने कहा कि यदि अंतिम समय में खालिदा जिया चुनाव लड़ने में असमर्थ रहती हैं तो दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। हालांकि पार्टी की ओर से उनके नाम पर चुनावी अभियान जारी रहेगा। प्रथम आलो मीडिया आउटलेट के अनुसार ढाका साउथ सिटी के बीएनपी संयोजक और खालिदा जिया के चुनाव समन्वयक मुंशी रफीकुल आलम, जिन्हें मजनू के नाम से भी जाना जाता है, ने भी उसी चुनाव क्षेत्र के लिए बीएनपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।